गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके कैंपस। अभी हम पढ़ते थे शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता के अंदर पहला टॉपिक था हमारा शिक्षण, जिसमें हमने शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण के साधन होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की विशेषताएं कि कौन कौन सी विशेषता है जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने को प्रभावित करती है। सभी जानते हैं कि शिक्षण ही वह प्रोसेस है, शिक्षण ही वह प्रक्रिया है, शिक्षण ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कुछ सीख सकते हैं। तो यानी वो सीखने को प्रभावित करती है। सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा मोटिव शिक्षण प्रक्रिया का क्या होता है कि वो सीखने को प्रभावित करती है। अब ये सीखने वाले के ऊपर होता है कि वो इसको कितना प्रभावित करती है और कितना नहीं। दूसरा देखिए हम, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी में वांछित परिवर्तन लाती है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा एक अध्यापक अपने विद्यार्थी के अंदर वांछित यानी इच्छानुसार परिवर्तन ला सकता है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी को सिखाना होता है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, एकमात्र उद्देश्य अपने शिक्षार्थी को, अपने विद्यार्थी को जिस शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, उसको सिखाना होता है। इसके अलावा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसका स्वरूप विभिन्न परिस्थितियों में अलग होकर भी उद्देश्य सदैव शिक्षा प्रदान करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षण की जो परिस्थितियां होती हैं वो कई बार अलग अलग हो जाती हैं। जैसे अब तक का जो हमारा सिस्टम चला आ रहा था शिक्षण का कि हम स्कूल जाते थे, रेगुलर वहाँ पर क्लासेस अटेंड करते थे, लेकिन अभी जो जैसा हमारे सामने ये जो समय चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो अब परिस्थितियाँ क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। लेकिन जो हमारा उद्देश्य था शिक्षण का, परिस्थिति अलग होने पर भी उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमेशा समान रहता है, एक रहता है, सदैव शिक्षा प्रदान करना होता है। तो ये हो गई हैं आपकी शिक्षण की विशेषताएं जिनके द्वारा हमें शिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है। अब हम शिक्षण की विशेषताएं लिख दिया, परिभाषाएं लिखना था, कट करो। अब हम शिक्षण की परिभाषाएं देखेंगे कि विभिन्न विचारकों ने, विद्वानों ने समय समय पर शिक्षण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं हम आपके सामने यहाँ लेकर आए हैं। देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में परिभाषा दे दी जाती है और आपसे उस परिभाषा के विचारक का नाम पूछा जाता है, लेकिन कई बार परिभाषा के अंदर से ही प्रश्न बनाकर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा किसने कहा है या ऐसा किसके अनुसार होता है। जैसे यहाँ पर हम बी.एफ. स्किनर की बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं शिक्षण के क्षेत्र में। बी.एफ. स्किनर की अगर हम यहाँ पर परिभाषा देखें तो उन्होंने क्या बताया कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। उनका कहना है कि शिक्षण कब प्रभावी होता है। पुनर्बलन सभी जानते हैं, फीडबैक। अगर बच्चा ने कुछ सीखा है और हाँ वो हमें आंसर देता है या वो हमें सही जवाब देता है तो हम उससे क्या करते हैं कि गुड, वेरी गुड, शाबाश बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, सकारात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन क्या करता है कि शिक्षण को प्रभावी बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। तो स्किनर ने इसी के आधार पर कहा कि शिक्षण कब होता है, शिक्षण कब अपनी दिशा में सही रूप से अग्रसर होता है कि यदि पुनर्बलन की आकस्मिकताओं यानी उसके बार बार यदि शिक्षार्थी को पुनर्बलन दिया जाए, और ये तो है ही डेफिनेटली कि जो पुनर्बलन है वो सकारात्मक ही होना चाहिए, तभी वो उसे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम किसने माना है। शिक्षण को पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम किसने माना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। यदि आपको ये परिभाषा याद है कि बी.एफ. स्किनर ने ये परिभाषा दी है शिक्षण की कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, तो हम इजीली बी.एफ. स्किनर को पहचान कर यहाँ पर टिक कर देंगे। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन आता है, परिभाषा दी जाती है और विचारक का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर विचारक का नाम दे दिया जाए कि बी.एफ. स्किनर ने शिक्षण किसे माना है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक ऑप्शन ये भी होगा पुनर्बलन की आकस्मिकताओं के क्रम को। तो हम इसको यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं, यानी प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है और प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। अगला देखिए हम, जेम्स एम थॉइन ने क्या कहा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे बताया है कि यदि हमारे सीखने में वृद्धि हो रही है
देखो, शिक्षण एक प्रक्रिया है ना। हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर क्लास में पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है और कुछ बच्चे सीख ही नहीं पाते। तो यहाँ पर जेम्स एम थॉय ने कहा कि शिक्षण वही है, शिक्षण का अर्थ वही है जो हमारे सीखने में वृद्धि कराए, जो हमारी सीखने की जो क्षमता है, हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ा रहा है, वही शिक्षण है। किसने कहा? ये जेम्स एम थॉय ने, कि सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है। ऐसा किसने कहा? जेम्स एम थॉय ने। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन्हें अगर हम 2-3 बार पढ़कर 2-3 बार लिखकर याद करेंगे तो हमें इधर से भी याद होंगी और हमें इधर से भी याद होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम N.L. गेज ने क्या कहा है शिक्षण के बारे में, कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक व्यवहार है। पारस्परिक का मतलब आपस में, टीचर का और स्टूडेंट का, शिक्षक का और शिक्षार्थी का, अकेले शिक्षक का नहीं है शिक्षण। ठीक है, पारस्परिक व्यवहार है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। ठीक है, पारस्परिक अर्थ में बता देती हूँ आपको कि शिक्षक क्या होता है, अपने ज्ञान को देता है और शिक्षार्थी उस ज्ञान को ग्रहण करता है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी आती है कि शिक्षार्थी अपने प्रश्न के द्वारा, वो जब बच्चे नए नए प्रश्न जब लेकर आते हैं तो खुद शिक्षक को भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। तो N.L. गेज ने क्या कहा है कि शिक्षण क्या है? पारस्परिक व्यवहार है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शिक्षण को एक प्रकार का पारस्परिक व्यवहार किसने कहा है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा N.L. गेज ने। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि N.L. गेज ने शिक्षण को क्या माना है, या शिक्षण के किस स्वरूप के बारे में बात की है। अगर ऑप्शन में हमारा ये है तो यही हमारा ऑप्शन होगा कि शिक्षण क्या है? एक पारस्परिक व्यवहार है। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्मिथ ने क्या कहा है। स्मिथ ने क्या कहा है? शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, कि शिक्षण जो होता है उसका एक उद्देश्य होता है, निश्चित होता है कि उसका उद्देश्य, और शिक्षण का उद्देश्य हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, और अगर हम बात भी ना करें तो भी ये सर्वविदित है, सभी को पता है कि शिक्षण का मतलब क्या है? दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, दूसरों के ज्ञान में वृद्धि करना ही शिक्षण कहलाता है। तो उस उद्देश्य को पाने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं वही एक शिक्षण माना है। किसने माना है? ये स्मिथ ने। ठीक है, तो स्मिथ ने किसे माना है? उद्देश्य निर्देशित क्रिया। प्रश्न ये भी हो सकता है कि शिक्षण को उद्देश्य निर्देशित क्रिया किसने माना है? स्मिथ ने माना है। वो पहले ही मैंने बता दिया कि प्रश्न आपका ऐसे भी चलेगा और प्रश्न आपका ऐसे भी चलेगा। ठीक है, क्लार्क के बारे में हम देखें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप यानी जिसकी रूपरेखा, जिसकी बनावट, जो लेसन प्लानिंग हम बच्चों के लिए करते हैं, जो लेसन प्लान हम बच्चों के लिए लेकर आते हैं क्लास में, ठीक है, वह संचालन, और उस लेसन प्लान को, उस पाठ को, उस नियोजन को हम किस प्रकार बच्चों के सामने पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। सीधा सीधा बताया इन्होंने, क्लार्क ने, कि शिक्षण की जो पूरी प्रोसेस है, शिक्षण का जो प्रारूप है, उसका जो संचालन है, उसकी व्यवस्था ही इसलिए की जाती है ताकि शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। तो शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन कौन लाना चाहते हैं? क्लार्क। नेक्स्ट देखिए रेयोन्स, इन्होंने क्या कहा है? दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। देखा जाए तो क्लार्क और रेयोन्स की जो परिभाषा है वो आपस में मिलती जुलती हैं। उन्होंने भी क्या बताया है? दिशा निर्देश देने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए तथा निर्देशित करने की प्रक्रिया को, दूसरों के व्यवहार में दूसरों को सिखाने के लिए निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही यहाँ इन्होंने शिक्षण माना है। देखो, परिभाषा जो होती है हमें हमेशा याद करने में कठिन लगती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से 11th-12th में यदि जिनके पास भी पॉलिटिकल साइंस होती है, एसएस होती है, ज्योग्राफी होती है, तो वहाँ बहुत सारे विचारकों की परिभाषाएँ होती है। तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये फोबिया रहता है कि हमें ये परिभाषाएं याद नहीं हो सकती, हम इनको याद नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जो परिभाषाएं बहुत सीधी हैं,
है ना, जो परिभाषा एक एक लाइन की होती है, एक एक पंक्तियों की होती है, या फिर थोड़ा सा आपस में दोनों का कनेक्शन होता है, तो वहाँ आप उन परिभाषाओं को याद करना बहुत सरल हो जाता है। ज़्यादा जो बड़ी परिभाषाएं अगर आप उनका आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि परिभाषाओं में ज़्यादा समय व्यर्थ करना ठीक नहीं है। जो छोटी छोटी परिभाषाएं हमें याद होती है हम उन्हें याद करें, लेकिन करना कैसे है, एक दूसरे के पूरक के रूप में। यहाँ से भी हमने याद किया और यहाँ से भी हमने याद किया। कई बार हम परिभाषा याद कर लेते हैं अच्छे से और क्वेश्चन पूछ लेता है विचारक के द्वारा, BF स्किनर ने शिक्षण के बारे में क्या कहा है, तब वहाँ हम थोड़ा सा चकरा जाते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों को याद करें, यानी विचारक से परिभाषा की ओर आए और परिभाषा से विचारक की ओर आए। अब हम पढ़ते हैं शिक्षण के चर। शिक्षण के चर यानी घटक, यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया है, शिक्षण का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं और कौन कौन प्रभावित होते हैं। तो चर से क्या तात्पर्य है, चर से तात्पर्य हमारा उन घटकों से है जो इस प्रक्रिया में प्रभावित करते हैं या प्रभावित होते हैं। यानी हर एक घटना का किसी न किसी के ऊपर प्रभाव होता है, तो उस घटना में कौन किससे प्रभावित होता है और कौन प्रभावित करता है, इसी आधार पर हमने शिक्षण के चर निर्धारित किए हैं। शिक्षण की प्रक्रिया में 3 चर होते हैं, ठीक है। चर यानी कॉम्पोनेंट्स, यानी जो घटक, यानी उसके अंदर जो शामिल हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, जो अपनी भागीदारी दे रहे हैं। पहला है स्वतंत्र चर। जो स्वतंत्र चर है उसे माना गया है शिक्षक, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर पूरी तरह स्वतंत्र होता है। शिक्षक की पूरा जो लेसन प्लान होता है, पूरा जो पाठ का नियोजन होता है, जो भी कुछ पाठ्य सामग्री आगे प्रेषित करनी होती है वो ही शिक्षक करता है। तो शिक्षक को यहाँ स्वतंत्र चर माना गया है। सेकंड है हमारा आश्रित चर। आश्रित का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड करना, है ना, किसी का अवलंब लेना, ठीक है। तो शिक्षक स्वतंत्र चर है और जो शिक्षार्थी है वो आश्रित चर है। शिक्षक जो भी यहाँ पे प्रक्रिया अपनाता है, जो भी पाठ्यक्रम यहाँ देता है, जो भी शिक्षण सामग्री देता है, उस शिक्षण सामग्री को कौन ग्रहण करता है, शिक्षार्थी। यानी जो शिक्षार्थी है वो शिक्षक पर आश्रित है। शिक्षक द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान है, बताई गई जो भी बातें हैं, बताई गई जो भी जानकारी है, वो कहाँ से ग्रहण करता है शिक्षार्थी, शिक्षक से। तो इसलिए शिक्षार्थी को क्या माना गया है, आश्रित चर। सीधा सीधा सा प्रश्न बनता है कि शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर किसे माना गया है, तो सीधा सा है शिक्षार्थी को, यानी विद्यार्थी को, विद्या प्राप्त करने वाले को, ठीक है। तीसरा है हस्तक्षेपी या मध्यचर। हस्तक्षेपी का मतलब सभी जानते हैं, जो हस्तक्षेप करता है, यानी दो के बीच में जो तीसरा आता है उसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। या मध्यचर यानी जो दो के बीच में होता है, यानी मध्यस्थता निभाता है, उसे हम मध्यचर कहते हैं। अगर हम देखें दोनों के बीच में कि हमने कल भी पढ़ा था शिक्षण प्रक्रिया क्या है। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या है, किसका काम करती है, सेतु का काम करती है। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो सेतु का काम करती है और उस सेतु में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, ये शिक्षण साधन। यानी स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर शिक्षार्थी, जब इन दोनों के बीच में शिक्षा का आदान प्रदान होता है, शिक्षण प्रक्रिया जब इन दोनों के बीच में होती है, तो जो भी चीज़ें इनके बीच में आती हैं, शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी दी गई होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, हस्तक्षेपी या मध्यचर कहलाते हैं। अब वो शिक्षण साधन क्या होते हैं सभी जानते हैं, पाठ्य पुस्तक होती है, श्यामपट्ट होता है, या फिर अन्य जो तकनीकी शिक्षण साधन होते हैं जो आजकल हम सभी अपना रहे हैं। जितने भी शिक्षण साधन होंगे वो हस्तक्षेपी या मध्यचर के अंतर्गत ही आते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं, 3 चर होते हैं। पहला स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर शिक्षार्थी और हस्तक्षेपी या मध्यचर, यानी इन दोनों के बीच में जो आता है या इन दोनों के बीच में जो शिक्षा का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाते हैं, शिक्षण। अब हम देखते हैं शिक्षण के प्रकार के बारे में। देखो, जो मेन उद्देश्य होता है हमारा मानव जीवन का क्या होता है, शिक्षा प्राप्त करना होता है। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये सारा जो प्रोसेस है शिक्षण, वो उसी के लिए चलता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जिसमें जो हमारा शिक्षक होते हैं, शिक्षण सामग्री होती है, वो हमारे साधन होते हैं। तो शिक्षण की आवश्यकता या उपादेयता, ये मैंने ब्रैकेट में शब्द इसलिए लिखे हैं कि उपादेयता का अर्थ भी आपको आना चाहिए। कई बार एग्जाम में उपादेयता शब्द पूछा जा सकता है, प्रासंगिकता भी पूछा जा सकता है। तो प्रासंगिकता, उपादेयता यानी महत्व, यानी आवश्यकता, ठीक है।
शिक्षण की आवश्यकता के आधार पर शिक्षण के प्रकार का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। यानी हमें शिक्षण की आवश्यकता किस आधार पर है, तो ये अगर शिक्षण क्रियाओं की दृष्टि से हम देखें, यानी शिक्षण को कराने की, शिक्षण करने की, शिक्षण की जो प्रक्रिया है उस आधार पर अगर हम देखें तो देखें 3 प्रकार होते हैं उसके, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और कार्य। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, जिसमें पाठ नियोजन होता है। प्रस्तुतिकरण यानी जब जैसे अध्यापक होता है कि अपने टॉपिक को, अपने लेसन को, अपने पाठ को, जो भी टॉपिक वो पढ़ाना चाहते हैं कि उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करते हैं। प्रदर्शन यानी उसकी वो व्याख्या कैसे करते हैं, उसको टीचर बच्चों के सामने किस प्रकार वो प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार बच्चों के सामने वो उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। तीसरा होता है कार्य, उस बात को समझाने के बाद, उस बात को बच्चों से साझा करने के बाद बच्चों का जो फीडबैक आता है, उस चीज़ ने, उस लेक्चर ने, उस व्याख्यान ने, उस प्रस्तुतिकरण ने बच्चों के ऊपर कितना काम किया, बच्चों को कितना प्रभावित किया, बच्चों को वो कितना सिखा पाए, वो कार्य के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम शिक्षण के उद्देश्यों की दृष्टि से। अब शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना, मेन उद्देश्य यही होता है। मानव जीवन का भी मेन उद्देश्य यही है, शिक्षा प्राप्त करना। तो उद्देश्यों की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारा जो उद्देश्य है, शिक्षण का जो उद्देश्य है, केवल यही नहीं होता कि जो जितनी भी सिलेबस की बुक्स हैं बस हमने वो पढ़ाई, होमवर्क करवाया और एग्ज़ाम लिए, नंबर दिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बच्चों को पकड़ाई, वही हमारा उद्देश्य नहीं होता। इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक, सबसे पहला तो यही होता है कि ज्ञानात्मक, बच्चों को ज्ञान दिया जाए। बच्चे का जो स्तर है, जैसे जैसे बच्चे का स्तर बढ़ता है उसके स्तर के अनुसार, उसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार, उसकी तार्किक क्षमता के अनुसार उसे क्या किया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए। ये शिक्षण का सबसे पहला उद्देश्य है। लेकिन ज्ञान के साथ साथ भावात्मक विकास भी उसका हो। जीवन से जो जीवन के जो मूल्य हैं, है ना, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जीवन के जो मूल्य हैं वो भी उन्हें सिखाया जाए। जीवन के जितनी भी जीवन शैली का जो एक तरीका है, ढंग है, वो उसे सिखाया जाए। तो वो क्या होता है, भावात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कौन करता है, हमारे शिक्षण। तीसरा है क्रियात्मक। अगर बच्चे शिक्षण प्राप्त करने के बाद, अपना ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई अच्छा कार्य करते हैं या कोई अच्छी नौकरी करते हैं या फिर अच्छा अपने उस शिक्षण का यूज़ करते हैं, अपने उस ज्ञान का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो शिक्षण क्रियाओं की दृष्टि से 3 भेद थे, 3 प्रकार थे, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और कार्य। शिक्षण के उद्देश्यों की दृष्टि से भी 3 भाग थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षण के उद्देश्यों की दृष्टि से शिक्षण को कितने भागों में बांटा गया या शिक्षण के कितने प्रकार हैं। ठीक है, अगला है शिक्षण के स्तर की दृष्टि से, जो शिक्षण का स्तर है। अब ये स्तर भी मैंने आपको जैसे बताया कि ज्ञानात्मक, ज्ञान प्रदान करना बच्चे की बौद्धिक क्षमता के आधार पर, बच्चे की मानसिक क्षमता के आधार पर, बच्चे जैसे जैसे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता है उसी आधार पर बच्चे को ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये सारा जो शिक्षण का स्तर है ये इसी पर डिपेंड करता है। स्मृति स्तर सबसे पहला जो हमारा, हम क्या करते हैं, निचले पायदान से ही हम ऊपर के पायदान पर बढ़ते हैं। अचानक सीधे ही हम छलांग लगाकर ऊपर के पायदान पर नहीं जा सकते, इसलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चे का स्मृति स्तर। आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चे जब छोटी क्लास में होते हैं तो गिनती पहाड़े, कैसे बच्चों को बार बार ज़ोर ज़ोर से बुलवाए जाते हैं ताकि बच्चे उसको याद रखें। रटने की जो प्रवृत्ति है वो यहीं से शुरू होती है, स्मृति स्तर। क्योंकि बच्चों का जो छोटे होते हैं तो उनका जो रटने की प्रवृत्ति होती है, जिनका जो IQ लेवल होता है उस वक्त बहुत अच्छा होता है। तो बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन करवाना, बार बार किसी चीज़ को दोहराना स्मृति स्तर को ही इंगित करता है। तो स्मृति स्तर में क्या होता है, उस वक्त न्यूनतम विचार या विचारहीन अवस्था होती है। प्राइमरी तक बच्चे क्या होते हैं, उनमें कोई किसी चीज़ को लेकर कोई तर्क करना, लॉजिक करना या उस पर बहस करना, वाद विवाद करने वाली स्थिति उनकी नहीं होती। वो केवल चीज़ों को रटते हैं और उनको याद करते हैं। तो स्मृति स्तर कैसी अवस्था होती है, न्यूनतम विचार या विचारहीन अवस्था कहलाती है। प्रश्न यहीं से बन जाता है कि बच्चे में न्यूनतम विचार या विचारहीन अवस्था को क्या कहा जाता है। तो वो कौन से स्तर की अवस्था है, वो हमारे स्मृति स्तर की अवस्था। अब आता है दूसरा बोध स्तर।
कई बार ऐसा होता है अगर हम शब्दों का भी अर्थ लगा लेना तो हमें शब्दों से ही पता लग जाता है कि ये यहाँ पर कोई क्या कहना चाहता है। बोध का मतलब होता है ज्ञान होना, पता लगना। अगर बोध शब्द का अर्थ है यानी हमने सेकंड लेवल पर अगर हम आ गए हैं अपने शिक्षण को लेकर बोध स्तर, तो यहाँ पर धीरे धीरे बच्चे को क्या होता है, जानकारी होने लग जाती है। अब बच्चा धीरे धीरे कंसेप्ट को जानने लगता है, समझने लगता है और थोड़ा थोड़ा विचार भी करने लग जाता है। उस चीज़ को, अपने सिलेबस को, अपने पाठ को, अपने टॉपिक को क्या करता है, उस पर सोच विचार भी करता है। ये भी चलता है, स्मृति भी चलती है। यहाँ पर बच्चे रटने की प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन उस चीज़ को वो धीरे धीरे समझने लगता है। लेकिन फिर आता है हमारा तीसरा चिंतन स्तर। अब यहाँ पर जो बच्चा होता है किसी भी चीज़ को रटना उचित नहीं समझता, वो रटना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो इतनी विकसित हो गई है कि वो किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर उचित और अनुचित में अंतर स्पष्ट कर सकता है। तो ये वाली जो अवस्था होती है अति विचार युक्त अवस्था होती है। अतः देखो, शिक्षण के स्तर की दृष्टि से उसे 3 भागों में बांटा है, स्मृति स्तर, बोध स्तर एंड चिंतन स्तर। ठीक है, और चिंतन स्तर जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है, यानी अति विचार युक्त। इसमें जो बच्चा होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो हर चीज़ को अच्छे से विचार करके, उचित और अनुचित का भेद करके, स्पष्ट करके चीज़ों को ग्रहण करता है और उसके अंदर इतनी समझ भी विकसित हो गई है कि कौन सी चीज़ें त्याज्य है। ये शब्द मैंने कल भी बताए थे, ग्राह्य, यानी कौन सी चीज़ ग्रहण करने योग्य है और कौन सी चीज़ें त्याज्य है, यानी त्याग करने योग्य है। तो ये सबसे उच्च स्तर की अवस्था मानी जाती है। इस प्रकार हमने 3 प्रकार पढ़ लिए, शिक्षण के, शिक्षण क्रियाओं की दृष्टि से, शिक्षण के उद्देश्यों की दृष्टि से और शिक्षण के स्तर की दृष्टि से। यहाँ देखते हैं हम शिक्षण के स्वरूप की दृष्टि से। शिक्षण 2 प्रकार का होता है। स्वरूप का मतलब शिक्षण किस प्रकार किया जाता है ना, वर्णनात्मक और उपचारात्मक। वर्णनात्मक का मतलब होता है कि जब शिक्षक अपनी पाठ्य सामग्री को बच्चे के साथ साझा करता है, उसको वर्णित करता है, व्याख्यान के माध्यम से, बोर्ड पर लिखकर या किसी भी तकनीकी माध्यम से डिस्प्ले करके जो भी कुछ करता है, तो वो आता है हमारा वर्णनात्मक के अंदर। और उपचारात्मक, जो सामग्री शिक्षक ने पढ़ाई है उस सामग्री से संबंधित जो भी समस्या होती है ना, किसी बच्चे को समझ आया, किसी को नहीं आया, तो समझ नहीं आने का क्या कारण है, तो उनका उपचार करना, यानी उनका निदान करना, उपचार करना, कमियों का पता लगाना, गलतियों का पता लगाना, उनके कारणों को ढूंढना और फिर बच्चे का उन जो बच्चों के डाउट्स हैं, बच्चों के जो कन्फ्यूज़न है, उनको दूर करना उपचारात्मक के अंदर आता है। अब इसके अलावा बात देखते हैं हम, शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं, पूर्व प्रक्रिया, प्रक्रिया, अंतः क्रिया। पूर्व प्रक्रिया हमारे लेसन प्लान से होती है कि कोई भी शिक्षक अगर क्लास में जाता है, कक्षा में जाता है, तो उससे पहले वो पढ़ाई जाने वाली सामग्री का नियोजन करता है, पाठ का नियोजन करता है, शिक्षण का नियोजन करता है, यानी लेसन प्लान करता है। प्रक्रिया उसी पाठ्य सामग्री का साझाकरण, यानी बच्चों को उस बच्चों के सामने उस सामग्री को प्रस्तुत करता है, उस टॉपिक को क्लियर करता है। और अंत्य प्रक्रिया, उसके बाद उस टॉपिक को बच्चों के साथ साझा करने के बाद, बच्चों के साथ शेयर करने के बाद, उस विषय से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी वाद विवाद होता है, जो भी संप्रेषण होते हैं, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, वो अंतः प्रक्रिया के अंदर आता है। अंतः प्रक्रिया यानी आपस में प्रक्रिया, पूर्व प्रक्रिया और प्रक्रिया के बाद। यही पूर्व प्रक्रिया कौन करता है, टीचर करता है, प्रक्रिया ये भी टीचर ही करता है, लेकिन जो अंतः प्रक्रिया है उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों शामिल होते हैं। प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि शिक्षण में होने वाली अंतः प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन से चरण शामिल होते हैं। तो अंतः प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा शिक्षण का ये टॉपिक था वो यहीं पूरा हुआ। शिक्षण के बारे में आपको सारी बातें यहाँ बताई गई, शिक्षण की विशेषताएं, प्रकृति, शिक्षण के चर, शिक्षण के सोपान, शिक्षण की प्रक्रिया, सारी चीज़ें बताई गई। अब अगला जो हमारा बिंदु होगा, अगला जो टॉपिक होगा, वो हम अगली क्लास में शेयर करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।